दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं योगीराज योगेश और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम सबको पता है कि महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो ये जो वीडियो है वो महाराष्ट्र चुनाव पर ही केंद्रित है और ऐसा लगता है कि लोकसभा इलेक्शन का प्रेडिक्शन करना, विभिन्न राज्यों के इलेक्शन का प्रेडिक्शन करना आसान था, लेकिन महाराष्ट्र का प्रेडिक्शन करना बहुत कठिन है। उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में दो दलों के बीच में मुकाबला नहीं है। महाराष्ट्र में 6 महायोद्धाओं के बीच मुकाबला है। एक तरफ एकनाथ शिंदे और अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस वाली महायुति का गठबंधन है। मतलब शिंदे शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी, ये एक तरफ है। दूसरी तरफ कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ये महाविकास अघाड़ी गठबंधन है। तो दो गठबंधनों के बीच मुकाबला है। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी जो राजनीतिक दल हैं ये कमज़ोर नहीं है। ये सब एक से बढ़ के एक है। मतलब सारी राजनीतिक दल जो हैं ये 60-60, 65 सीट लाने की ताकत रखते हैं और पहले लेकर भी आए हैं। केवल एक बीजेपी इसमें ऐसी पार्टी है जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव से 100 के आंकड़ा पार कर रही है। बाकी किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक वहाँ 100 का आंकड़ा पार नहीं किया है। पिछले 5 विधानसभा की यदि मैं बात, मतलब पिछले 20-22 सालों की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा एज मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ है। तो आज का विश्लेषण इसी पर होगा कि महाराष्ट्र में अब किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, किस नेता के स्टार प्रबल है, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे अजित पवार हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे नाना भाऊ पटोले। आज इसी पर बातचीत करेंगे और चर्चा के लिए सीधे चलेंगे डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास। तो आचार्य जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का विश्लेषण थोड़ा कठिन लग रहा है मुझे, क्योंकि 6 बड़े दल मैदान में बड़े 6 बड़े योद्धा मैदान में, बिल्कुल, जिनका सब अपने अपने पॉकेट में इनका सबका असर है। तो क्या कहेंगे आप, अभी जो विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, तो इस पूरे एनालिसिस पर आपका प्राथमिक स्टेटमेंट क्या रहेगा? इसमें तो वैसी स्थिति एक ये रही कि पहले तो बुध की महादशा 2024 तक रही और 2024 से 2031 तक अब महाराष्ट्र को केतु की महादशा चलेगी और केतु विशेष रूप से मंगल के साथ में है। तो आने वाला जो समय है, जिसको यूँ कह सकते हैं कि 14 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है और 14 मार्च 2031 तक ये महाराष्ट्र के भाग्योदय का समय है। और आने वाला समय इनके लिए और भी कई रूप में बहुत अच्छा होगा कि बुध की महादशा में, जैसे आपने कहा कि 100 का आंकड़ा सिर्फ बीजेपी पार कर पाई, बाकी की पार्टी नहीं कर पाई। अभी भी यहाँ स्थिति बहुत बेहतर मुझे अन्य उसमें दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ ग्रहयोग इस प्रकार के हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था हरियाणा के चुनाव के पहले कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में और बिहार में ये कुछ अब चुनाव लोकसभा के बाद होने बाकी हैं। तो लोकसभा चुनाव में दिक्कत क्या हुई, जैसे 400 का आंकड़ा पार करने की स्थिति आई, तो वहाँ पर मुख्य बीजेपी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। अब इतना बड़ा दल, इतना बड़ा एक आपका संगठन जो आपके लिए 0 लेवल पे काम वही करता है, उसी का ही महत्व खत्म कर दिया आपने। तो नतीजा ये हुआ कि आप चुनाव वहाँ से हार गए और 400 से 244 पर अटक गए। फिर मैंने यही वीडियो डाला था कि यदि संघ और बीजेपी मिलकर काम करेंगे तो फिर हरियाणा और महाराष्ट्र के ये चुनाव वापस बिहार के वापस जीतने की स्थिति में आ जाएंगे। अब यहाँ भी स्थिति यही बनती है कि अभी जो चुनाव जिस तरह से हो रहा है, नहीं, और हरियाणा को लेकर आपकी भविष्यवाणी सच भी साबित हुई जी। आपने कहा था कि हरियाणा में बीजेपी संघ के साथ मिलकर काम करेगा, हाँ, तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। और हुआ भी यही। संघ ने पृष्ठभूमि में पीछे रहकर, पर्दे के पीछे रहकर बड़ी ग्राउंड जीरो पर भूमिका निभाई और आज नतीजा सामने है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार है।
अब क्या महाराष्ट्र में ऐसा होगा? महाराष्ट्र में भी एक स्थिति यहाँ थोड़ी सी नेगेटिव होती है। अच्छा। यहाँ ये कि देवेंद्र फडणवीस जो बीच में एंट्री करते हैं, ये देवेंद्र फडणवीस की स्थिति यहाँ ठीक नहीं है। इस पर संघ को या पार्टी को या जिसके भी हैं उनको बड़ा कठोरता से निर्णय लेना होगा कि अभी देवेंद्र फडणवीस जी के जो योग हैं 2019 से लेकर 2025 तक, इनके योग मुख्यमंत्री बनने के नहीं है, और इनको मुख्यमंत्री बनने के लिए इनको आगे बढ़ाया जाएगा तो फिर वापस पुरानी जैसी स्थिति होगी, फिर ये कमजोर पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात अभी बीजेपी को नहीं करनी चाहिए, और जीते भी तो मन में भी नहीं रखना चाहिए कि हम जीत गए तो फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मन में भी दी आपके तो कुदरत तो समझती है कि आगे क्या होने वाला है, और उस बेस पर आप मात खा जाते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस के अभी योग यहाँ 2025 तक सीएम बनने के नहीं है। और शिंदे जी की यदि हम कुंडली देखते हैं तो शिंदे जी की कुंडली में अभी इनकी वृषभ लग्न है, द्वितीय स्थान पर राहु हैं, चंद्र केतु अष्टम भाव में है, सूर्य मंगल बुध भाग्य स्थान पर, शनि दशम स्थान पर, गुरु और शनि इनके एकादश भाव में। और अभी इनको जो महादशा चल रही है, राहु की महादशा 2010 से 2028 तक है, और 28 तक इनके योग बहुत प्रबल बनते हैं। जुलाई 2021 से जुलाई 2024 तक शुक्र की अंतर्दशा थी राहु में, और शुक्र यहाँ पर इनके लग्नेश होकर विराजमान थे, छठे लग्नेश हैं, और गुरु के साथ बैठे हुए थे, तो इन्होंने राजयोग दिया और इन्हें मुख्यमंत्री पद से इनको नवाजा गया। अब स्थिति आएगी सूर्य की। सूर्य भी चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो ये भी अभी शिंदे जी के पक्ष में है कि आने वाला चुनाव में शिंदे जी को वापस बागडोर मिल सकती है। तो वहाँ स्थिति यदि शिंदे जी को आगे करने, फडणवीस को आगे करने की कोशिश की तो शिंदे जी यहाँ पर बाजी मार जाएंगे, एक स्थिति बनती है। अब दूसरी स्थिति यदि हम देखें, जो महाविकास अघाड़ी है इसमें उद्धव जी की शिवसेना है, कांग्रेस है, शरद पवार जी हैं, और कांग्रेस के भी प्रदर्शन की भी बात करें लोकसभा में तो काफ़ी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है। तो एक बात तो इन सब में पक्की है कि कांग्रेस इसमें आगे बनकर उभरने वाली है, लेकिन यहाँ पर फिर ऐसी स्थिति होगी जैसे जलेबी बन गई थी वहाँ पर, ऐसा ना हो कि यहाँ पर बड़ा पाव बन जाए। तो वो थोड़ी सी स्थिति यहाँ दिख रही है कि क्योंकि एक एक स्टेटमेंट चुनाव के समय में बड़ा भारी पड़ता है, चाहे मजाक हो चाहे कुछ, उसको सीरियस लेना चाहिए। तो ये स्थिति यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। शरद पवार जी की स्थिति अब डाउन जाएगी यहाँ पर। अच्छा, सबसे बड़ी स्थिति है शरद पवार जी डाउन जाएंगे और उद्धव जी की शिवसेना डाउन जाएगी। अच्छा। अभी शिवसेना ने भले इतना कमाल कर दिया हो, लेकिन ये शिंदे जी की शिवसेना के आगे ज़्यादा कुछ नहीं रह पाएगी, क्योंकि अब लोकल में कहने के लिए आप पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। उस समय में स्थिति एक अलग थी। तो यहाँ कांग्रेस जितनी भारी पड़ पाए उतनी भारी पड़ पाएगी, अन्यथा फिर यह स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी। अच्छा, बीजेपी के में स्थिति दिखती है अजीत जी की, अजीत पवार जी की जो स्थिति, इनको ये कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो वहाँ थोड़ा सा इनके पास जितनी सीटें जाएंगी ये हारने के चांसेस यहाँ ज़्यादा बनेंगे, और यहीं शरद पवार जी इसमें बाजी मार जाएंगे। तो बस थोड़ा सा जो गेम होगा अजीत पवार जी के ऊपर होगा, जो स्थिति बनती है। लेकिन महाराष्ट्र की यदि हम कुंडली को देखते हैं तो अभी जो चुनाव होंगे 20 नवंबर के जो चुनाव होना है उसमें वृश्चिक लग्न में चुनाव में, सूर्य बुध लग्न में, शुक्र द्वितीय स्थान पर, शनि है चतुर्थ स्थान पर, राहु पंचम भाव में, गुरु सप्तम है, चंद्र अष्टम में, मंगल भाग्य स्थान पर, और केतु है एकादश भाव में। तो ये जो स्थिति इनकी बनती है इस चुनाव में, स्थायी सरकार की यहाँ पर स्थिति बनती है। ये बात अलग है कि जब गठबंधन की बात आए तो सबको मिलजुल कर सरकार बनानी है, पर अभी यहाँ भी जो सरकार बनेगी ये स्थायी और स्थिर सरकार होगी, ये इसमें ग्रह योग बन रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अच्छा, लोग भी आजकल ये उब गए हैं अस्थायी सरकारों से, या कुछ ऐसे दल, छोटे छोटे दल आ जाते हैं, वो मिल के बना लेते हैं और फिर वो बार्गेनिंग करते हैं, और वो सरकार कभी भी गिर जाती है, जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भी हुआ। लेकिन अब जैसे हरियाणा विधानसभा की का यदि परिणामों का एनालिसिस करें तो वहाँ भी आप देखिए स्पष्ट बहुमत दिया वहाँ की जनता ने, जबकि वहाँ भी ऐसे दल थे, क्षेत्रीय दल थे, वो उनका बड़ा प्रभाव था वहाँ, चाहे वो जाटों की हो, एनएलओ हो वहाँ, चाहे वो चौटाले की पार्टी हो, इनका वहाँ उन पॉकेटों में काफ़ी दबदबा था। लेकिन जनता ने इन सारे छोटे दलों को परे हटके बिल्कुल स्पष्ट मैंडेट दिया। क्या महाराष्ट्र में ये जो छोटे छोटे दल हैं, ये जो गठबंधन है, चाहे वो इसकी उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो,
एनसीपी हो शरद पवार की, अजित पवार की एनसीपी हो, एकनाथ शिंदे की कांग्रेस, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, तो क्या ये छोटे दल भी वहाँ परे होंगे और स्पष्ट किसी एक पार्टी को बहुमत मिलने की और इशारा कर रहे हैं क्या ग्रह हो? इसमें स्पष्ट बहुमत इसलिए है कि अभी तक बुध की इनको महादशा चल रही थी महाराष्ट्र की स्थापना दिवस के अनुसार, तो ये 2024 तक चली है। तो पिछले जो 16-17 साल इनके रहे हैं वहाँ पर त्रिशंकु लोग ही बनते रहे हैं, डबल से सरकारों की स्थिति बनी है, ठीक है, गठबंधन वहाँ पर रहे हैं। लेकिन ये अब गठबंधन जो वहाँ हैं, अब वो छोटे छोटे जो दल हैं अब ये समाप्त होने वाले हैं। वहाँ भी अभी ये अगले जो चुनाव उसके बाद कभी होगा 29 वाला, तो ये इतने सारे गठबंधन वहाँ किसी काम के नहीं बचेंगे, क्षेत्रीय पार्टी अब वहाँ खत्म हो जाएगी। तो ये जो केतु का चुनाव है बहुत स्पष्ट चुनाव है, मंगल केतु पराक्रम स्थान पर है और ये संकेत दे रहे हैं कि अब मुंबई जो है, ये महाराष्ट्र जो है, ये एक अपनी अलग रिदम में हिंदुत्व की में अब आएगा और सनातन संस्कृति का एक हिस्सा महाराष्ट्र से भी बहुत कुछ आता है। क्योंकि यदि हम भक्तिकालीन की बात करें तो उस समय में काफ़ी सारे भक्तिकालीन गुरु नाथपंथी वहाँ पर हुए हैं, इतने सारे गुरु जब रहे हैं। और केतु की महादशा में धर्माचार्यों की षष्ठी फलती है। औरंगजेब का टाइम हो तो शिवाजी वहाँ पर आए और शिवाजी ने उस औरंगजेब को, कहते जरूर है मुगलों का शासन पूरे भारत में था, कहीं नहीं रहा। यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो 2-4 स्टेट खाली दिल्ली में रहते थे, इसलिए बोलते थे कि इनका शासन है। उसी औरंगजेब को महाराणा प्रताप की वंशज महिलाओं ने औरंगाबाद से ही नहीं निकलने दिया और वहीं जाके सड़ कर वो मर गया। तो वो जो स्थिति धर्म की है, वो धर्म की स्थिति महाराष्ट्र की अब वापस जागृत हो रही है। सबसे बड़ी बात वहाँ है कि वहाँ धर्म जागृत हो रहा है और जब धर्म जागृत होगा तो वहाँ सनातन ही जागृत होगा, क्योंकि अब अन्य धर्मों का खेल खत्म। कि वहाँ की जो अब स्थिति बन रही है, अब जैसे आप देखो आतंकवादी पहले पनप जाते थे, पकड़ाई में नहीं आते थे, अब हर आतंकवादी हरकत करता हुआ पकड़ा जाता है, हरकत तो कर ही नहीं पाता है। तो पहले हरकत करके भग जाते तो नहीं पकड़ाते थे। तो अब जो समय आ रहा है ये एक सनातन का समय आ रहा है। पर आचार्य जी, महाराष्ट्र में तो पालघर में तो साधुओं की पीट के हत्या कर, ये 2024 से पहले की घटना है। अच्छा, अप्रैल 2024 से पहले जो स्थिति रही। और ये जो हत्याएं, इनके बारे में पहले भी कहता हूँ कि ये जो हत्याएं होती हैं, साधुओं की हत्याएं हैं, ये भयंकर पाप को दर्शाती हैं। और इसलिए उद्धव की सरकार उन्हीं हत्याओं के कारण गिरी। ये वीडियो मैंने एक बनाया है। अच्छा कि पालघर के हत्याएं उद्धव की सरकार को टिकने नहीं देंगी। और देखा आपने कि वो पालघर के चक्कर में उद्धव ठाकरे की सरकार बीच में गिर गई थी। जी। तो जिस गुलशन कुमार जी की हत्या जब से हुई तब से ये भाईवाद बम्बई से चला गया। नहीं तो उससे पहले तो पूरा वहाँ पर एक आतंकियों अपराधियों का एक जमावड़ा हुआ करता था। और जब गुलशन कुमार जी की हत्या इनके द्वारा की गई तब से ना दाऊद है ना कोई और एक छटनी हो गई। तो पुण्यवान व्यक्ति जब मारा जाता है तो उसके पुण्य इतने ज़्यादा होते हैं कि इन पापियों के पाप और जल्दी से लग जाते हैं। पापियों के जितने पुण्य वो नष्ट हो जाते हैं और ये मात खाने लग जाते हैं। तो अब जो केतु का समय आया है, केतु धर्म ध्वजा का समय है। अच्छा। और मंगल के साथ ये योग बना रहा है। केतु मंगल वैसे भी एक जैसे ही ग्रह होते हैं और शनि की राशि में, तो शनि की स्थिति वहाँ पर बन रही है। अब दूसरी स्थिति बनती, शनि की उस पर दृष्टि भी है। तो आने वाले समय में अब महाराष्ट्र पूरे भारत में एक गजब की धुरी बनने वाला है। धर्म ध्वजा की यदि हम शुरुआत करें तो एक तो योगी जी ने आतंकियों को निपटाने की और क्षेत्र वाइज बढ़ने की हम बात कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र जो है इस देश की धर्म ध्वजा बनने वाला है। ये स्थिति यहाँ पर केतु की महादशा 2024 से 2031 तक ये पूरी स्थिति वहाँ बन जाएगी। तो आने वाला समय इस मामले में महाराष्ट्र का बहुत बेहतर समय है। और चूंकि मंगल केतु का मामला है, धर्म का मामला है, तो वहाँ कांग्रेस आ जाए इसकी संभावना बहुत कम है। अच्छा आचार्य जी, जैसे मान लो सीधे अपन इन संकेतों में बात करें कि चूंकि दल बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या अपन ये बता सकते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे बड़ा दल बनकर कौन उभरेगा? सबसे बड़े दल में तो बीजेपी आएगा। अच्छा। यदि हम इन 6 दलों की बात करें, अजीत जी का बीजेपी, शिंदे, उद्धव की सेना, कांग्रेस और शरद पवार की बात करें, तो या फिर बीजेपी उभर के ही सामने आएगी। अच्छा। तो बीजेपी शिंदे यहाँ पर काफ़ी भारी रहेंगे और उन तीनों में से कांग्रेस के लोग आएंगे। ये स्थिति वहाँ पर रहेगी तो बीजेपी बड़े दल के रूप में सामने आएगी। अच्छा, मतलब ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी और शिंदे, एकनाथ शिंदे वाली जो है वो फिर से सत्ता संभाल सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो आचार्य जी कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा बढ़त ली, एकदम से बहुत सीटें जीती हैं और
सर्वे भी ये बता रहे हैं लोग, मतलब वहाँ बात करें तो कि कांग्रेस इस बार वहाँ बढ़त बनाएगी। कांग्रेस के बढ़त बनाने के जो योग यहाँ पर हैं, ये सारी बातें डिपेंड करेंगी बीजेपी और आरएसएस का तालमेल वहाँ पर क्या रहता है। और फडणवीस को यदि इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की तो वहाँ पर बीजेपी फिर मात खाएगी, फिर कांग्रेस वहाँ से बढ़ेगी। तो फिर ये तीन ये दल यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अच्छा। और फडणवीस को यदि इन्होंने पीछे कर लिया और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया और संघ का पूरा इसमें कार्यक्रम रहा, तब फिर स्थिति बाजी पलटेगी और हरियाणा जैसी स्थिति फिर वहाँ पर हो जाएगी। ऐसे गृहयोग इसमें बनते हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें हम तीन बेस पर यहाँ बीजेपी को लेके आते हैं। बीजेपी और संघ का तालमेल बहुत अच्छा होना और फडणवीस का इस तालमेल से बाहर होना, तब तो बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में आएगी और यह चुनाव जीतेगी। फडणवीस का आगे करना, संघ का कंट्रोल से बाहर होना, बीजेपी का आगे बढ़ना, फिर ये बीजेपी को हराने की स्थिति की ओर ये संकेत देती है। तो यह जो स्थिति है वो नेगेटिव इसी बात को लेकर दिखाई देती है। परंतु जो केतु है, ये केतु महाराष्ट्र को एक नए रूप में, नए स्वरूप में लेकर आ रहा है। वो जो 500 साल पहले के धर्म का समय था, जब इतने सारी आत्माएं इकट्ठी होकर महाराष्ट्र में पहुंची और 9-9, 10-10 वहाँ पर गुरु हुए, महाराष्ट्र को उन्होंने संभाला और शिवाजी जिस तरह से आए सारे कामधाम हुए, वो स्थिति महाराष्ट्र की होने वाली है। तो उस बेस पर यदि हम कहें तो कांग्रेस से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा कि जो शिवाजी की तरह होगा या भारत के लिए बहुत ज़्यादा राष्ट्रीयता के बारे में सोचेगा। क्योंकि अब पिछले 3-4 साल में कांग्रेस का जो रिकॉर्ड आ रहा है, ये आतंकियों के साथ जाती हुई दिखाई देती है। सनातन के साथ कम है, आतंकियों के साथ ज़्यादा है। 370 के चक्कर में अभी इन्होंने जो समर्थन दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो ये भी संकेत नेगेटिव है। और जब भी कभी इनसे राहुल गांधी वगैरह से हिंदुओं की बात, भगवान की बात करते हैं तो वो मुंह उनका बंद हो जाता है। लेकिन जब अपराधी आतंकियों की बात आती है वो वहाँ पर मुखर हो जाते हैं। तो वो जो स्थिति अब बन रही है, वो ऐसी सरकार महाराष्ट्र में बनने के चांसेस बहुत ही कम है, नगण्य से ही है। इसी बेस पर फिर हम बोलते हैं कि यहाँ पर बीजेपी अच्छे रूप में आएगी और शिंदे एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री साबित होने वाला है। मतलब एक नाथ शिंदे जितना भी इनको दिखा रहा है, इसकी कुंडली के जो ग्रह योग हैं, एक नाथ शिंदे जी के वृषभ लग्न है, 2 स्थान पर राहु है, चंद्रकेतु अष्टम भाव में, सूर्य मंगल बुध भाग्य स्थान पर, शनि दशम भाव में और गुरु शुक्र जो है एकादश भाव में। अभी इनको जो राहु की मास है 2028 तक है। जनवरी 2010 से जनवरी 2028 तक शिंदे जी अपनी फुल फॉर्म में रहेंगे और बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। अच्छा। और बाई चांस क्योंकि कुछ सुनने में ऐसा आ रहा है कि जिसके ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, तो हो सकता है शिंदे जी को वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए, तो फिर केंद्र में जाके बहुत अच्छा रोल अदा करेंगे। अच्छा। ये फिर स्थिति अलग एक बनने वाली है। पर शिंदे जी के जो अभी 2028 तक के योग बनते हैं, ये बहुत प्रगतिशील योग बनते हैं। और वैसे भी कहें तो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना इनके पास है, और बाला साहब ठाकरे जी के जो स्वभाव का गुण है वो इनके अंदर। तो क्या ये माना जाए कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के असली उत्तराधिकारी फिर ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना होगी? बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं, बाला साहब ठाकरे की रीति नीतियों के असली उत्तराधिकारी यही है। अच्छा अच्छा। कि रीति नीतियों में बाला साहब जिस तरह से बोलते थे, वहाँ तो उद्धव ठाकरे जी हर जगह फेल हो गए। उन्होंने कभी कांग्रेस से तो सपने में मिलने की बात नहीं करते थे। ये तो खुद जाके मिले, बकरा कटने गया उनके पास। तो खबरें आती थी कि अजीत, ये जो शरद पवार जी बहुत बड़े एक राजनीतिक चाणक्य हैं, उन्होंने उसको घेर लिया। तो ये जो स्थिति वहाँ ठीक नहीं रही। और दूसरा स्थिति है कि शिंदे जी, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव जेपी आंदोलन से उभरे हुए लोग थे। इन्होंने जयप्रकाश नारायण का साथ दिया, जयप्रकाश नारायण के लिए इन्होंने लाठियाँ खाई, तो पुण्य के रूप में इन्हें मुख्यमंत्री पद इनको प्राप्त हुआ। ये बात अलग है कि इनके कर्म ऐसे रहे कि ये उस पद के लायक नहीं समझे गए और वहाँ से पद से हट गए और जनता ने भगा दिया। तो वो स्थिति एक अलग रही। यहाँ भी यही है कि बाला साहब ठाकरे ने जो सोचा था, जो किया था, वो शिंदे जी के अंदर दिखाई देता है और उस तरीके के इन्होंने लोगों को रोक कर भी रखा और ये काम कर रहे हैं। और उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जी के नियम के विरुद्ध चले, इसलिए वो वहाँ से बाहर हुए। तो जो पुण्यवान लोग होते हैं उनके लिए हम डंडे भी खाएं, उनके साथ बढ़े भी, तो अपने आप हमारा पुण्य उदय होता है और कोई ना कोई अच्छी स्थिति हमारे साथ बन जाती है। पर आचार्य जी, लोकसभा चुनाव में तो शिंदे से पे भारी पड़े उद्धव ठाकरे, उनकी 9 सीटें आई, इनकी 7 ही आई थी शिंदे की। तो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जो है जी, उसका परफॉर्मेंस लोकसभा इलेक्शन में अच्छा रहा था, 9 लोकसभा सीट पे आए थे वो जी।
वहाँ स्थिति ये थी ना कि इनके साथ लड़ने वाली बात थी। जब तक तो इनका स्टेटमेंट आ चुका था कि संघ की हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ, और संघ की जरूरत नहीं है तो फिर क्या होता है, संघ से भी एक ऐसा वर्ग जुड़ा हुआ है जो देश के हित को ही सर्वोपरि मानता है। इन्हें व्यक्तिगत रूप से कुछ लेना देना नहीं है। संघ में ऐसे ऐसे तपस्वी लोग पड़े हुए हैं कि जो आजकल देखने में नहीं मिलते जी, तो बिल्कुल। वो सब एकदम शांत बैठ जाते हैं। जब इनकी जरूरत नहीं है तो भाई अब तुम कर लो जो तुम्हें करना है। तो वहाँ यदि 1-2% वोट भी खिसकता है तो सब डिस्टर्बेंस हो जाता है। वोट बैंक की यदि आप वो करेंगे तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा वोट मिला है। परसेंटेज की यदि बात करें, चुनाव सीटों के मारे हार गई एक अलग बात है। तो वहाँ पर जो स्थिति रही वो थोड़ी सी यही नेगेटिव रही कि संघ और बीजेपी प्रॉपर नहीं लड़े। अभी भी यही बात कर रहे हैं, अभी भी संघ हाथ खींचता है, बीजेपी इसमें आगे बढ़ती है और यदि देवेंद्र फडणवीस को आगे करते हैं तो फिर यहाँ से हारेंगे। अच्छा, फिर वही स्थिति होगी, वो लोग नहीं, लेकिन अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद तो परिस्थितियां बदली हैं और संघ और बीजेपी मिलकर ही काम कर रहे हैं। तो उसी बेस पर ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की ही बनने जा रही है। यदि संघ बीजेपी मिले हुए हैं, फडणवीस को बाहर किए हुए हैं तो पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलने वाला है। शिंदे जी को तो जैसा भी उन्होंने किया, यहाँ पर नीतीश कुमार जी को बिठाया हुआ है, सब कुछ ज़्यादा होने के बावजूद भी नीतीश जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। बीजेपी के लोग ज़्यादा होने के बाद भी यहाँ भी यही होगा कि शिंदे जी को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे और अभी आगे यही स्थिति 25 तक बनेगी। बस एक बार एक चलते चलते एक सवाल और कि इन सब में अभी सबसे ज़्यादा बुजुर्ग नेता हैं शरद पवार, और वो ये कह रहे हैं कि अभी बुढ़ा मरा नहीं है अभी तो उनकी क्या स्थिति रहने वाली है? ये अब नष्ट होने की ओर है, क्योंकि इसमें होता ये कि बाला साहब ठाकरे ने क्या गलती की, अपने बच्चे को उठा के बना दिया। भतीजा उसका दावेदार था, जिसने जड़ पे काम किया, आप उस जड़ को काट दोगे तो फिर आपका पतन हो जाता है। अजीत पवार जड़ पे काम किए लोग थे, इनको आगे बढ़ाना था, उन्होंने अपनी लड़की को आगे बढ़ा दिया। तो वहाँ पर अब ये जब परिवारवाद, वंशवाद जब चलता है तो कुदरत फिर ऐसे वंशवाद को नष्ट कर देती है। योद्धा योद्धा होता है, और कहीं ना कहीं से अब ठीक है, कभी परिस्थिति बस वो अभी अजीत कुमार जी ठीक नहीं है, पर आने वाले समय में अजीत जी की फिर तूती बोलेगी और ये फिर कमज़ोर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आचार्य जी, कुल मिला के बात यह है कि महाराष्ट्र का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आपने भी इसका जिक्र किया। ये इस मायने में तो महत्वपूर्ण है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन ये इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि अब असली शिवसेना किसकी होगी, ये भी इस चुनाव से तय होगा। असली एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी होगी, शरद पवार की या अजित पवार की, इसका फैसला भी इस चुनाव होगा। बिल्कुल। तो आचार्य जी, इतने महत्वपूर्ण विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं। ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।